आपने सुनी होगी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत गुरुवार को दौसा के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली है। आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर दिल दहलाने वाली है, जिसमें ये तस्वीर जिसने भी देखी थोड़ी देर के लिए वो सहम उठा। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों के मुंह से एक ही शब्द निकला, बचाओ। दरअसल जैसलमेर से चलकर रानीखेत की ओर ट्रेन जैसे ही दौसा रेलवे जंक्शन पर पहुंची, इस बीच एक लड़का पानी के लिए उतरता है और थोड़ी देर में जब ट्रेन चलने पड़ती है तो लड़का चलती ट्रेन में चढ़ने लगता है। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा हुआ आपको ये बच्चा नजर आ रहा है। हालांकि स्टेशन पर मौजूद एक कांस्टेबल ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को रुकवाया और युवक को सही सलामत बचा लिया। तो कांस्टेबल की बहादुरी से इस बच्चे की आखिरकार जान बच पाई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर देखिए किस तरीके से बच्चा करहटते हुए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश इस बच्चे की थी कि ट्रेन को किसी तरह से पकड़ ले, लेकिन उसी बीच उसके साथ यह हादसा हो गया। वो चलती ट्रेन से गिर गया और रगड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन कांस्टेबल वहां पर जो मौजूद था आखिरकार उसने इस बच्चे की जान बचा ली। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अंतरिम जमानत पर फैसला आज आने वाला है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। ईडी ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया है। ईडी ने अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। चुनाव प्रचार में किसी भी नेता को जमानत नहीं दी गई, ये दलील ईडी की तरफ से आई है। और आज महत्वपूर्ण दिन है केजरीवाल के लिए, जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अंतरिम जमानत मिले। आज माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत को लेकर फैसला सुना सकता है। ईडी ने हालांकि जमानत का जरूर विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि चुनाव प्रचार में किसी भी नेता को जमानत नहीं दी गई। तो शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल जेल में है और उन्हीं को लेकर आज ये बड़ी खबर। केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम फैसला आज। तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। बेल से पहले ईडी ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतिम जमानत पर फैसला सुना सकती है। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा संकेत दिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की उम्मीद नहीं है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के सामने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वे मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फाइल पर दस्तखत करेंगे। वहीं अंतरिम जमानत पर फैसला आने से एक दिन पहले ईडी ने हलफनामा पेश करके केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी। ईडी ने फिर एक बार केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। ईडी ने हलफनामे में कहा कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वो शख्स खुद चुनाव में प्रत्याशी क्यों ना रहा हो। चुनाव प्रचार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही मौलिक अधिकार है। नेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना सही नहीं है, क्योंकि चुनाव तो हर साल होने वाली गतिविधि है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर सकती है, जिसमें केजरीवाल को बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में दावा किया था कि गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी केजरीवाल को थी। साथ ही रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% किए जाने की भी जानकारी केजरीवाल को होने का दावा ईडी की तरफ से किया गया है। मतलब साफ है कि कोर्ट में ईडी की दलीलें काम कर गईं तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ग्रहण लग सकता है।
शराब घोटाले मामले में ईडी आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है, जिसमें केजरीवाल को बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में दावा किया है कि वो गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से मिली 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी केजरीवाल को थी। साथ ही रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% के जाने की भी जानकारी केजरीवाल को होने का दावा ईडी की तरफ से किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। चूंकि पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे और एक दिन पहले यानी 13 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगे, जिसके मद्देनजर वहां 4 दिन का ड्रोन शो चल रहा है। वाराणसी में बीजेपी का थल से नभ तक प्रचार। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के बाद ड्रोन शो। जनता को काशी की विकास यात्रा की झलक। वाराणसी में मोदी के रोड शो से पहले ड्रोन शो। ये तस्वीरें मोदीमय काशी की है। पीएम का बेसब्री से इंतजार कर रहे वाराणसी की है। पीएम मोदी के रोड शो से पहले हुए ड्रोन शो की है। दशाश्वमेध घाट के गंगा पार से 1000 ड्रोन उड़े। शो के दौरान कमल का फूल, डमरू, विश्वनाथ दरबार, गंगा विलास क्रूज और नमो घाट का नजारा दिखा। इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। फिर एक बार मोदी सरकार का नारा यहाँ पर ड्रोन शो के जरिए बुलंद किया जा रहा है की बार 400 पार हर हर महादेव। ऐसा नजारा मैं कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। ये शो लगातार 4 दिन चलेगा। दशाश्वमेध घाट पर 4 दिन होने वाले इस ड्रोन शो के जरिए बनारस में अब तक हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही काशी की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर को समेटे हुए काशी की विकास यात्रा की झलक भी ड्रोन शो में दिखाई गई। वाराणसी के लोगों का जोश, जज्बा, उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम के रोड शो से पहले हो रहे ड्रोन शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बहुत अच्छा लगा हमको ड्रोन शो, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। दिल में मोदी छाए हैं। मोदी हमारे तरफ से 1 साल उनका उम्र बढ़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। पीएम 13 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा और 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम को वाराणसी में रिकॉर्ड मतों से बम्पर जीत दिलाने के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी पीएम की जीत के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए पीएम के लिए जमीन के साथ साथ आसमान में भी प्रचार किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर NH 56 से गुजर रहे एक ट्रक के केबिन में अचानक आग लग गई। क्लीनर और चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। बाद में मौके पर पहुंची नगर परिषद की दमकल ने आग पर काबू पाया। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए किस तरह से ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। NH 56 से गुजर रहे ट्रक के केबिन में अचानक आग लग गई और आग का गोला कुछ ही देर में देखते देखते ट्रक बन गया। लेकिन इस बीच क्लीनर और चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली। बात नवनीत राणा की करते हैं। बीजेपी सांसद नवनीत राणा के भड़काऊ बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की विवादास्पद बयान दिया है। नवनीत राणा पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि बता दो कहां आना है, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं जो डर जाऊंगा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। और वो MP साहिबा
जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो। बोल दो कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गया T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। तो लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है और ऐसे में संजय राउत ने एक बार फिर पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी है, जिसके बाद बीजेपी का भड़कना स्वाभाविक है। पीएम मोदी के अपमान पर भड़की बीजेपी ने पुलिस और चुनाव आयोग में संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। संजय राउत के बयान पर सियासी घमासान। अहमदाबाद में पीएम मोदी पर राउत के बेतुके बोल। नरेंद्र मोदी तू कौन है? पीएम मोदी के अपमान पर भड़की बीजेपी। संजय राउत पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। चुनावी समर के बीच जुबानी जंग और सियासी बयानों की धार काफी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत के पीएम पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर संजय राउत चौतरफा घिर गए हैं। अहमदाबाद में एक जनसभा में राउत ने पीएम मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? तू कोण है? हा मराठ्यांचा इतिहास है, मराठी माणसाचा इतिहास है। तो वहीं राउत के बयान पर भड़की महाराष्ट्र बीजेपी ने मरीन ड्राइव थाने में शिकायत दर्ज करा दी। बीजेपी ने संजय राउत के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की। बीजेपी ने संजय राउत पर भड़काऊ और पीएम के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बातें कहने का आरोप लगाया। निराशा के कारण उनके मुख से अभद्र वाणी के प्रयोग हो रहे हैं। आदरणीय वंदनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जिन्हें लोग केवल एक पुरुष के रूप में नहीं, ईश्वरीय पुरुष के रूप में सारा देश उन्हें देख रहा है, न उनके आगे कोई न पीछे कोई, त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन इस मां भारती के लिए वो जी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वंदनीय हमारे प्रधानमंत्री जी को आप आक्रांता के साथ जोड़ोगे? क्या हो गया आपकी मति को? पराजय का डर आपकी बातों से स्पष्ट दिख रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने इस तरह का विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले मार्च में भी संजय राउत पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के 4 चरण और बाकी हैं और ऐसे में जुबानी जंग का ये सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इधर सिख संस्था दमदमी टकसाल के प्रमुख ज्ञानी हरनाम सिंह ने हर सिख परिवार को 5 बच्चे पैदा करने का बयान दिया है। हरनाम सिंह ने कहा कि सिखों को कम से कम 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। हरनाम सिंह ने कहा कि अगर सिख परिवार 5 बच्चे संभाल नहीं सकते तो 4 बच्चे दमदमी टकसाल को दे दें। हम उन बच्चों का पालन पोषण करेंगे और पढ़ाएंगे, उनको धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर अभी से हम इसके प्रति गंभीर नहीं हुए तो आने वाले समय में हम पंजाब में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मार गिराए जाएंगे। 2 गलत ख्याल कढ़ दो अपने मनो। एक तो एक बच्चे तक सीमित ना रहो। मैं तुहानू दर्दनाक बेनती करना कि परिवार विच 5-5 भचंगी पैदा करो, नहीं तुहाडे तो सांभे जाणगे, मैनू दे दिओ, मैं टकसाल च रखूं।
टोंक की देवली भांची ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा सामने आया मामला, जहां पर 10 लाख रुपए की लागत से बारिश के दिनों में जल निकासी के लिए बनाया गया नाला पूरी तरह से बिखर पड़ा। घटिया निर्माण कर बनाए गए इस नाले को लेकर ठेकेदार समेत सरपंच के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद जिला परिषद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिला परिषद अधिकारियों ने जांच करने का बहाना बनाकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। बनास पुलिया से देवली भांची रोड के किनारे करीब 1 किलोमीटर सड़क किनारे ये नाला भ्रष्टाचार की भेंट बन गया है। इधर होना एक कदम पीछे। कश्मीर से अगली खबर है, जहां पर मारे गिराए 10 लाख के इनामी आतंकवादी बासित डार को लेकर पाकिस्तान के पाले गए 2 आतंकी संगठनों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ ने दूसरे आतंकी संगठन पीएएफएफ पर मार गए आतंकवादी बासित डार की लोकेशन भारतीय खुफिया एजेंसी को लीक करने का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ ने इसकी जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भी दी है। इस मसले को लेकर जल्दी लश्कर और जैश कमांडरों की बैठक बुलाई जा सकती है, जिससे दोनों आतंकवादी संगठनों के बीच सुलह हो सके। तो बासित की लोकेशन भारतीय एजेंसी को देने का आरोप एक आतंकी संगठन ने दूसरे आतंकी संगठन पर लगाया है। तो पाकिस्तान के 2 पाले हुए आतंकी संगठन आपस में भिड़ गए हैं। कश्मीर में ढेर हुए आतंकी को लेकर दोनों के बीच टकराव देखने को मिला है। टीआरएफ और साथ ही दूसरा आतंकी संगठन जो आपस में भिड़ गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सुर्खियां।